गुलाबो सिताबो कल रात को 12 बजे यानी ठीक 12 तारीख शुरू होती है इसे प्राइम वीडियोस पर रिलीज किया गया। यानी अभी इस फिल्म को रिलीज होकर करीब करीब 16-17 घंटे पूरे हो चुके हैं। ये एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है, डायरेक्टेड बाय सुजीत सरकार, रिटन बाय जूही चतुर्वेदी, स्टारिंग अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, विजय राज और ब्रजेंद्र काला। देखिए वीडियो में कुछ स्पॉयलर्स आ सकते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा स्टोरी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी और आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहते हैं तो आप फिल्म देखने के बाद में ये वीडियो देखना। वैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, तो आप ये वीडियो देख भी लोगे तो भी आपके एक्सपीरियंस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कहानी को अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊं तो एक मकान मालिक और उसके किराएदार के बीच की नोक-झोंक पर यह फिल्म आधारित है। पर इसके साथ में ही पुरातत्व विभाग यानी प्रशासन और एक बिल्डर जो प्रशासन को अपनी उंगलियों पर नचाता है, ये दो फिल्म के और पहलू हैं। यानी मकान मालिक और उसके किराएदार की नोक-झोंक के जरिए ये फिल्म लालच, गरीबी, प्रशासन और एक धनवान यानी बिल्डर, उन पर भी ये फिल्म व्यंग करती है, कटाक्ष करती है। अब ये जो मकान मालिक मिर्जा शेख है वो केवल नाम के लिए मालिक है, क्योंकि फातिमा हवेली का मालिकाना हक मिर्जा की बेगम यानी पत्नी के पास में है, जो मिर्जा से 17 वर्ष बड़ी है। मिर्जा अभी 78 वर्ष का हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी इस हवेली को अपने नाम पर कराने के लिए वो मरा जा रहा है और साथ में ही बेगम के मरने की राह देख रहा है। पर बेगम है कि मिर्ज़ा को अपने आसपास भी भटकने नहीं देती, तो वो कागजात वगैरह उसके नाम पर कराना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मिर्ज़ा को जब भी किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, तो वो घर में से कोई भी चीज़ निकाल कर जाकर बेच देता है, भले वो छोटा सा बल्ब ही क्यों ना हो। और उसे व्यवहार का कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, कोई मतलब किस वस्तु का कितने पैसे होते हैं या कितना किराया लेना चाहिए, कुछ भी उसे ज़्यादा व्यवहार का ज्ञान नहीं है। इसलिए उसके यहाँ पर जितने भी किराएदार रहते हैं वे दशकों से वहाँ पर रह रहे हैं और अभी भी 30 रुपये 40 रुपये से लेकर के 60-70 रुपये ही वे केवल वहाँ पर किराया देते हैं। इन सब किराएदारों में भी जो आयुष्मान खुराना का पात्र है यानी बाकी रस्तोगी, उसका परिवार तो केवल 30 रुपये किराए से इस हवेली में 70 वर्षों से रहते आया है। लेकिन बाकी रस्तोगी ये 30 रुपये किराया भी मिर्ज़ा को समय पर नहीं देता है। पिछले कई महीनों से बाकी ने किराया मिर्ज़ा को दिया ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये जितने भी किराएदार हैं ये इस हवेली को एक प्रकार से चिपक गए हैं। वे ना ही किराया बढ़ाने दे रहे हैं और ना ही वे इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। तो इन सब बातों की वजह से मिर्ज़ा बहुत ज़्यादा परेशान है। मिर्ज़ा और उसके बेगम की कोई भी संतान नहीं है, क्योंकि मिर्ज़ा अपने हवेली में कोई भी हिस्सेदार या फिर वारिस नहीं चाहता है। इतना ज़्यादा वो उस हवेली के प्रति उसका लालच है और इसे वो मिर्ज़ा प्यार कहता है कि उसका इस हवेली के प्रति ये प्यार है। बाकी रस्तोगी की हम बात करें तो उसके पिता कुछ वर्ष पहले ही गुजर गए हैं और वे अपने पीछे बाकी उसकी कई सारी बहनें और बाकी की माँ को छोड़कर गए हैं। बाकी मन मारकर उनके परिवार की जो आटा चक्की की दुकान है उसे चला रहा है, जिससे कुछ ज़्यादा आमदनी उन्हें होती नहीं है। बाकी की जो बहनें हैं उनमें से जो सबसे बड़ी बहन है वो काफ़ी चतुर है, पढ़ी लिखी है, पर रोज़ नए नए लड़कों को वो अपने छत पर लेकर आती है, शारीरिक सुख लेने के लिए, मज़े लेने के लिए। यहाँ तक कि अपने फ़ायदे के लिए वो किसी बूढ़े सरकारी बाबू के साथ में सोने के लिए भी तैयार हो जाती है, उसमें भी उसे कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से बाकी की बहन का ये कैरेक्टर है। अब मिर्ज़ा और बाकी के अलावा यानी मकान मालिक और किराएदार के अलावा पुरातत्व विभाग की भी इस फातिमा हवेली पर नज़र है। विजयराज जी ने इसमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक सरकारी अफसर का रोल प्ले किया है जिसका नाम है ज्ञानेश। अब ये ज्ञानेश कैसे भी करके इस फातिमा हवेली को ऐतिहासिक वास्तु घोषित करना चाहता है और इसके लिए वो वहाँ के किराएदारों का यूज़ करता है। पहले उनको सरकारी क्वार्टर वगैरह दिलाने का सपना दिखाता है, पर बाद में जब समय आता है तो अपने इस वादे से पलट जाता है। दूसरी तरफ मिर्ज़ा का एक दोस्त है पांडे नाम का, तो ये पांडे क्रिस्टोफर नाम के एक वकील से मिर्ज़ा को मिलवाता है ताकि वहाँ के जितने भी किराएदार वगैरह हैं उनको लीगल नोटिस भिजवाया जा सके, उनको वहाँ से भगाया जाए और ये जो हवेली है वो मिर्ज़ा के नाम पर हो जाए। तो क्रिस्टोफर शुरुआत में तो हमें दिखाई देता है कि वो मिर्ज़ा की मदद कर रहा है लीगल नोटिस वगैरह भिजवाने में या उस हवेली को मिर्ज़ा के नाम पर करवाने में, पर इसके पीछे भी, इस पूरे साजिश के पीछे एक बिल्डर का हाथ होता है। बाद में हमें दिखाई देता है एक सीन में कि पांडे भी अपना कट वगैरह मांग रहा है उस बिल्डर से। इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अमिताभ बच्चन जी और उनका मिर्ज़ा का पात्र। वो सच में हमें फिल्म में पहचानने में नहीं आते, इतना ज़्यादा रियलिस्टिक परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। मिर्ज़ा का कैरेक्टर हमें फिल्म में कई जगहों पर हंसाता है, पर अगर हम उन फनी सीन्स को अगर हम देखें तो उन्हीं सीन्स को थोड़ा सा इमोशनल वे में भी प्रेजेंट किया जा सकता था, पर यहाँ पर सुजीत सरकार जी ने कटाक्ष के ज़रिए, व्यंग के ज़रिए हमें उन सीन्स में हंसाया है। यानी सिचुएशनल ह्यूमर का यूज़ सुजीत सरकार जी ने फिल्म में बहुत बढ़िया से किया है। मेकअप भी मुझे फिल्म में बहुत पसंद आया। यानी अभी सांड की आँख वगैरह फिल्म में हमने देखी, उनमें जिस प्रकार का मेकअप था, बाप रे बाप, मतलब वो स्क्रीन की तरफ देखा ही नहीं जा रहा था। पर यहाँ पर अगर हम देखें मिर्ज़ा का पात्र तो हमें लगता ही नहीं कि मेकअप किया हुआ है। आयुष्मान खुराना आपको इस फिल्म में थोड़े से अलग नजर आएंगे, मतलब हमेशा की तरह वो जैसे फ्री रहते हैं हर फिल्म में, वैसे फ्री आपको यहाँ पर वो नज़र नहीं आएंगे। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत की है, पर फिर भी वो कैरेक्टर एक अपनी छाप नहीं छोड़ पाता फिल्म में, अपनी कोई अलग सी जगह नहीं बना पाता। बाकी के कैरेक्टर से ज़्यादा विजय राज और ब्रजेंद्र काला के जो पात्र है
वो हमें ज़्यादा याद रहते हैं फिल्म देखने के बाद में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, ये एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है, यानी मकान मालिक और किराएदार की नोकझोंक पर आधारित ये कोई रेगुलर कॉमेडी फिल्म नहीं है। जैसे कि सुनील शेट्टी जी की ये तेरा घर ये मेरा घर, वो भी मकान मालिक और किराएदार की नोकझोंक पर आधारित फिल्म थी, और उसे हम एक मसाला कॉमेडी फिल्म कह सकते हैं। गुलाबो सिताबो की हम बात करें तो यहाँ पर मकान मालिक और किराएदार की नोकझोंक के द्वारा ये फिल्म लालच, गरीबी, प्रशासन, उनके द्वारा जनता को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, साथ में ही जो धनवान हैं, बिल्डर वगैरह, प्रशासन कैसे उनके हाथ की कठपुतली बन गया है, ऐसे कई सारे अलग अलग विषयों पर ये फिल्म कटाक्ष करती है, व्यंग करती है। इसलिए ये फिल्म सभी के लिए नहीं है, सभी इसे एंजॉय नहीं कर सकते हैं। कुछ दर्शकों को ये फिल्म थोड़ी सी स्लो लग सकती है। अगर ये फिल्म थिएटर में भी रिलीज होती तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ ये फिल्म कलेक्शन कर पाती। मैं गुलाबो सिताबो को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। अब हम पेरेंटल गाइडेंस पर बात करें उसके पहले एक और विषय पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, इस फिल्म को देखकर मुझे 2017 की एक न्यूज़ याद आ गई। 2017 में मोदी सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में एक बदलाव किया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये संशोधन था। तो मैंने उस पर उस समय एक वीडियो भी बनाया था 3-3.5 साल पहले। पर देखिए, बाद में मैंने हमारा पॉलिटिक्स के लिए अलग से चैनल बनाया था, प्रतीक स्पीक्स, और इसलिए फिर इस चैनल के जो वीडियोस थे वो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस उस समय डिलीट कर दिए थे। तो उस न्यूज़ की, उस वीडियो की थोड़ी सी क्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये कानून तो 1968 से ही लागू था, लेकिन उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन मोदी सरकार के द्वारा किए गए हैं। सबसे पहले ये कानून क्यों लागू किया जाता है, क्यों होता है ये कानून, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो दुश्मन देश के नागरिकों की संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में कर लेती है, ताकि शत्रु राष्ट्र उस संपत्ति का उपयोग अपने फायदे के लिए ना कर पाए। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय भी अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मनी के नागरिकों की संपत्ति को इसी आधार पर कब्जे में कर लिया था। लेकिन 1968 में उस समय की भारत सरकार ने जो कानून लाया था, जो शत्रु संपत्ति बिल लाया था, उसके अनुसार सरकार ने इन शत्रु राष्ट्र के नागरिकों की संपत्ति को कब्जे में नहीं लिया था, केवल उनको नियंत्रित किया था। 1968 के इस कानून के अनुसार 1947 के बंटवारे के समय, 1962 में चीन और 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय जो भी नागरिक भारत की नागरिकता को छोड़कर पाकिस्तान या तो चीन चले गए थे, उन सभी ऐसे नागरिकों की संपत्ति को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। उन पर कब्जा नहीं किया था, केवल नियंत्रण में ले लिया था। ऐसी जो भी संपत्तियां ये लोग छोड़कर दूसरे देश में चले गए थे, वो लोग ऐसे ही छोड़कर नहीं चले गए थे। उन्होंने यहां पर उन संपत्तियों के रखरखाव के लिए कस्टडियंस को रखा था। तो सरकार ने केवल इन प्रॉपर्टीज को रेगुलेट किया था। उन वहां पर जो कस्टडियंस रखे गए थे, उनके अधिकारों को केवल सीमित करने की कोशिश की थी इस एक्ट के तहत। लेकिन दोस्तों, 1968 में जो शत्रु संपत्ति बिल लाया गया था, उसमें बहुत सारी खामियां थी। जैसे कि शत्रु संपत्ति के मालिकों के वारिस अगर भारतीय नागरिक हो तो वो उन संपत्तियों से होने वाली आय का इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरी कमी ऐसी थी कि भारत सरकार के पास इन संपत्तियों को बेचने के पूर्ण रूप से अधिकार भी नहीं थे। तीसरी कमी ऐसी थी कि भाई इन संपत्तियों के जो उत्तराधिकारी होते थे, वो उत्तराधिकारी इन संपत्तियों पर अपना दावा ठोक सकते थे। ऐसे दावों को लेकर कई सारे केसेस भारतीय न्यायालयों में डाले भी गए थे। लेकिन अभी 2017 में जो नया संशोधित बिल लाया गया है, उस बिल के अनुसार ऐसे जो भी केसेस भारतीय न्यायालयों में डाले गए थे, या फिर इन केसेस को लेकर भारतीय न्यायालय ने जो भी निर्णय सुनाए थे, उन सारे निर्णयों को, उन सारे केसेस को साफ तौर पर अमान्य कर दिया गया है, सीधे तौर पर नल कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2017 में सही मायने में भारत सरकार ने इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया है। लेकिन दोस्तों, यहां पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि 1968 में ही भारत सरकार ने आखिर इन संपत्तियों को कब्जे में क्यों नहीं लिया था। अगर उसी समय भारत सरकार इन संपत्तियों को कब्जे में ले लेती तो इतना सारा हमारी न्याय व्यवस्थाओं का समय भी व्यर्थ नहीं होता। दोस्तों, अभी तक भारत सरकार ने 9,500 शत्रु संपत्तियों की पहचान की है, जिनकी कुल आय 1,04,339 करोड़ रुपए है। इतनी सारी कीमत की शत्रु संपत्तियों की पहचान भारत सरकार ने अभी तक की है। इनमें से ज्यादातर शत्रु संपत्तियां उत्तर प्रदेश, बंगाल और दिल्ली में हैं। इन संपत्तियों पर दावा करते हुए जो भी केसेस भारतीय न्यायालयों में डाले गए थे, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण केस था राजा साहिब महमूदाबाद का। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता थे, यानी जिन्ना की पार्टी के नेता थे। पार्टीशन के बाद ये तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन इनकी बीवी और बेटे यही भारतीय नागरिक बने रहे। लेकिन 1968 में जब भारत सरकार के द्वारा इनकी संपत्तियों को नियंत्रण में लिया गया, तो उसके बाद उनकी बीवी और बेटे ने
37 साल तक भारतीय न्यायालयों में ये संपत्ति वापस लेने के लिए केस लड़ा और 2005 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उनके फेवर में फैसला सुनाया गया कि उनकी संपत्तियों पर उनका अधिकार बताया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भले ही वो फैसला अमल में नहीं लाया, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इतना बड़ा फैसला सुनाने के बावजूद इस फैसले के खिलाफ कोई भी कानून बनाने में दिलचस्पी कांग्रेस सरकार ने नहीं दिखाई। ऐसा कहा जाता है कि उनकी संपत्ति इतनी थी कि आधा उत्तर प्रदेश उनकी संपत्ति में निकल जाता, इतनी बड़ी उनकी रियासत थी, संपत्ति थी, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार 2014 में आई तो 2016 में उन्होंने एक अध्यादेश लाया, बहुत ही इमरजेंसी अध्यादेश लाया, ताकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ फैसले के ऊपर रोक लगाई जा सके। और अभी 2017 में वो कानून पास भी कर लिया है और पूर्ण रूप से ऐसी सारी संपत्तियों को भारत सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है। इन संपत्तियों के किसी भी उत्तराधिकारी के द्वारा अब इनके ऊपर दावा नहीं किया जा सकेगा। इन दावों को लेकर जितने भी केसेस भारतीय न्यायालयों में चल रहे थे वो सारे केसेस अभी अमान्य कर दिए गए हैं, सीधे तरीके से अमान्य कर दिए गए हैं, खारिज कर दिए गए हैं। इन केसेस के ऊपर जो निर्णय भी न्यायालय के द्वारा सुनाए गए थे उन निर्णयों को भी पूर्ण रूप से अमान्य कर दिया गया है, सीधे नल कर दिया गया है। केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के कस्टडियन के द्वारा इन संपत्तियों के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तो उस कार्रवाई को लेकर किसी भी वाद विवाद पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि इन शत्रु संपत्तियों के जो मालिक हैं या उन मालिकों के जो वारिस हैं वो अगर भारत की नागरिकता भी ले लेते हैं या तो फिर पाकिस्तान और चीन की नागरिकता को छोड़कर किसी और देश की भी नागरिकता वो ले लेते हैं तो भी किसी भी परिस्थिति में वो इन संपत्तियों पर दावा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस विषय के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर अरुण जेटली जी का लोकसभा का संबोधन भी देख सकते हैं एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। अब ये जो मैंने हमारा वीडियो दिखाया आपको पुराना वाला 3, साढ़े 3, 4 साल पहले से बहुत सारे मैंने पॉलिटिक्स पर वीडियो बनाए थे हमारे इसी चैनल पर और करीब 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर्स होने तक हम पॉलिटिक्स पर ही वीडियोस बनाते थे। ये मूवी रिव्यूज़ वगैरह तो बहुत बाद में हमने इस चैनल पर शुरू किए, इसलिए मुझे लगा कि अब थोड़ा सा इस विषय से रिलेटेड भी था फिल्म के और मुझे याद आ गई उस वीडियो की, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो यहाँ पर दिखाया। चलिए पेरेंटल गाइडेंस के बारे में हम बात करते हैं। फिल्म में वायलेंस, ड्रग्स, शराब, गालियाँ, न्यूडिटी, इनमें से कुछ भी नहीं है। सेक्स की हम बात करें तो डायरेक्टली ऐसे कोई सेक्सुअल सीन्स तो नहीं है, लेकिन बाकी की जो बहन है वो छत पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एक सीन में हमें दिखाई देती है, जहाँ पर उससे मिलकर आने के बाद में बाकी की बहन अपने कपड़े वगैरह संवारती है। तो बस ये एक सीन है, यानी आप अगर अपने परिवार के साथ में इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।